दोस्तों नमस्कार। आज हम नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि विनोद अग्रवाल जी के पास बैठे हैं। शाम को 6:20 हो रहे हैं। कुछ ऐसे सवाल हैं जो जनता के मन में हैं, उसके विषय में हम जानेंगे। विनोद जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। और आप जो है 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, कैसा महसूस हो रहा है? काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है कि नगर की आम जनता के सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका परिषद गाजीपुर ने बहुत सारे काम किए हैं, जिससे गाजीपुर की जनता प्रभावित है और गाजीपुर की जनता को लगता है कि नगर पालिका बेहतर काम कर रही है। 180 दिन बचे हैं आपके पास। क्या आपकी योजना है 180 दिन में? क्या करेंगे? बहुत कम समय बचा है। हम लगातार जब से पद पर बैठे हैं तब से जनता के सुख दुख में शामिल होते हुए नगर का क्या विकास हो सकता है उसमें दिन रात लगे रहते हैं। 6 महीना बाकी है, वो अलग विषय है, लेकिन जब से हम लोग 2017 में आए हैं, 12 दिसंबर को शपथ लिए थे, 12 दिसंबर 2017 को, और 12 दिसंबर 2017 को जब शपथ लिए थे उसी दिन से गाजीपुर के चतुर्दिक और सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। और उसमें हमने गाजीपुर शहर की 25 वार्डों में अभूतपूर्व काम किया है। बहुत से वार्डों में जहाँ 30-40 साल से कोई सड़क नहीं बनी थी, उन सड़कों पर हमने काम किया है। और आम जनता को ये महसूस हुआ कि वास्तव में नगर पालिका में कभी इतना काम नहीं हुआ था जो पहली बार ऐसा हो रहा है। जब 2017 में आपकी पत्नी श्रीमती सरिता अग्रवाल जी चेयरमैन भारी मतों से निर्वाचित हुई थी, उस समय नगर पालिका कहाँ खड़ी थी और आज कहाँ खड़ी है? पहले नगर पालिका 2017 में भी अच्छी स्थिति में खड़ी थी। 2017 में और 2012 में जब हम पहली बार चुनाव जीत के आए थे तो समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। 2014 में इस देश में परिवर्तन आया और देश की जनता कांग्रेस की कुरीतियों को समाप्त करके भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई। लेकिन उत्तर प्रदेश में 2014 के केंद्र की सरकार के जितनी योजनाएं थीं, वो उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार उस योजनाओं को अमल में नहीं लाती थी। उसका नतीजा हुआ कि उत्तर प्रदेश में, जिसमें गाजीपुर भी आता है, जितना विकास होना चाहिए था, जो सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए था आम जनता को, नहीं मिल पाया। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बना, तो लगा कि अब उत्तर प्रदेश में भी केंद्र की सारी योजनाओं का लाभ मिलने जा रहा है। और आज नतीजा ये है कि उत्तर प्रदेश बहुत से ऐसी योजनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर रहा है। ऐसी तमाम योजनाओं को गिनाया जा सकता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश और गाजीपुर, खास तौर से गाजीपुर नगर पालिका में बहुत से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.5 लाख रुपये की मदद हुई है। बहुत से लोग के घर शौचालय बने हैं, बहुत से सार्वजनिक सामुदायिक शौचालय बने हैं। ऐसे बहुत से काम हुए हैं जो अब तक नहीं हो पाए थे, जिसको इस सरकार ने करने का प्रयास किया। 2017 से और 2022 हो रहा है, 4.5 साल में कोई एक बड़ा काम बताइए जो नगर की जनता के दिलों में बसा है, विरोधी भी खुश हुए हैं। कोई एक बड़ा काम बताइए। नगर में सबसे बड़ा काम हमारा ये मानना होता है कि लोगों को चलने के लिए बेहतर सुविधा हो, पानी की उचित व्यवस्था हो, स्ट्रीट लाइट की अच्छी व्यवस्था हो और सफाई चाक चौबंद हो। इस दिशा में हमने लगातार प्रयास किया है। जो मूलभूत जनता की आवश्यकता है वो पानी, बिजली, सफाई, इस क्षेत्र में हमने अभूतपूर्व काम किया है। पिछले दिनों कुछ साल या 1 साल 1.5 साल पहले की घटना है, बिजली विभाग वालों ने पूरी स्ट्राइक कर दी और गाजीपुर को ऐसा लगा कि पानी के लिए त्याही मचेगी। लेकिन हमने उसके पहले ही जनरेटर पिछले कार्यकाल में खरीदा था। हमने जहां आवश्यकता थी वहाँ जनरेटर लगा के पानी की आपूर्ति करके एक मिसाल कायम किया। ये पानी की बेहतर आपूर्ति में हमने नंबर 1 पर काम किया। उसी तरह सफाई के मामले में, सफाई
डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन पिछले कार्यकाल में शुरू हुआ है, जो अभी तक चल रहा है और लगातार चल रहा है। उसका हम शुल्क भी जनता से वसूल नहीं करते हैं, जनता को मुफ्त में सेवा दे रहे हैं। हमारा ठेला वाला सीटी बजा कर, टेम्पू वाला हॉर्न बजा के लोगों से अपील करता है कि आप हम आ गए, हमको कुएँ का जो आपके घर का कुआं है वो हमारे डिब्बे में डालें। इस प्रकार का हम आह्वान करते हैं, लोग डालते भी हैं। अभी भी कुछ लोग उसमें तत्पर नहीं है। ठेला और टेम्पू जाने के बाद या ठेला और टेम्पू जाने से पहले लोग कूड़ा सड़क पर फेंक देते हैं, जिससे साफ सफाई में व्यवधान उत्पन्न होता है। हम आम जनता से ये भी अपील करना चाहते हैं कि आम जनता समय से हमारे गाड़ी वाले को, ठेले वाले को समय से कूड़ा दें, ताकि नगर की सफाई व्यवस्था बेहतर ढंग से चलाई जा सके। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट जो नगर पालिका की जिम्मेदारी है, स्ट्रीट लाइट हमने बहुत ज़बरदस्त, हमको लगता है कि लगभग 1000 के आसपास स्ट्रीट लाइट इस कार्यकाल में लगा है। स्ट्रीट लाइट का काम बाहर की एक कंपनी देखती है, लेकिन हमने हमारी डिमांड के हिसाब से लगाती है। 1000 से ऊपर हर वार्डों में स्ट्रीट लाइट लगी है। पहले 2-2, 3-3 खंभे छोड़ के लाइट लगती थी। आज के समय में अधिकांश जगहों पर प्रत्येक खंभों पर लाइट की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार की हमने व्यवस्था की। आपका कहना है कि हम कहीं भी अंधेरा नहीं है। ये जो आपके जो पानी की जो टंकियां हैं, उसकी सफाई कितने दिन हो गई होगी? पानी की क्या सफाई की क्या व्यवस्था है? पानी कई साल में होनी चाहिए? टंकी की सफाई की व्यवस्था है। हमारे ओवरहेड टैंक टोटल शहर में 8 है। ट्यूबवेल हमारे 36 हैं। तो हमारे ट्यूबवेल के डायरेक्ट पानी सप्लाई होते हैं, जहां हम पानी को फिल्टर करने के लिए केमिकल डालते हैं। और टंकियों की सफाई पिछले कार्यकाल के आसपास या इस कार्यकाल के शुरू में हुई थी। टंकियों की सफाई का टेंडर निकल चुका है। टंकियों की सफाई का कार्यक्रम भी हमको लगता है जिस कार्यदायी एजेंसी को मिला है वो काम भी 1-8 टंकियों पर शुरू कर दिया है। जो हमारा टेंडर निकला है उसमें टंकियों की सफाई, टंकियों की मरम्मत, टंकियों की पेंटिंग, ये सारे काम निकले हैं, जो हमको लगता है 2-3-4 महीने में सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे। तो जो टंकी है हमारी वो खूबसूरत हो जाएगी। और टंकियों का जो रूम है जिसमें मशीनें रहती हैं, उसकी भी साफ़ सफाई और मरम्मत का भी टेंडर निकाला गया है, जो बहुत जल्दी वो सब ठीक होकर जनता को समर्पित होगा। मतलब आपके हिसाब से नगर में पानी की कहीं भी किल्लत नहीं है? बहुत कम है। ऐसे कभी पाइप फट जाती है तो दिक्कत आ जाती है, या कभी कभी ट्यूबवेल जो है कुछ वो ऊंचाई वाले जो स्थान है इधर जो है रजागंज, क्या इसको बोलते हैं, ये इलाका है मछली बाजार, मछली बाजार है, कागदी महल, और ये सब जो हमने कभी जो है उस जगह की रिपोर्टिंग की थी जी। जो 20 साल पहले जो स्थिति थी, बताते हैं लोग आज भी है, पानी के लोग परेशान रहते हैं। क्या उसके लिए कोई व्यवस्था हुई क्या? पिछले दिनों बहुसंख्यक आबादी टाउन हॉल के पास जो पुराना नगर पालिका भवन था, उसके पास कुछ मोहल्ले ऊंचाई पर थे जिसकी समस्या आती थी, और वहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र भी था। लेकिन नगर पालिका ने कोई भेदभाव काम करने में नहीं किया है, और वहाँ की समस्या को ध्यान में रखते हुए टाउन हॉल पर एक नया 10 हॉर्स पावर का ट्यूबवेल लगाया गया, जो लोकार्पित भी हो गया है और वो जनरेटर से चलता है। अभी तक उसमें ट्रांसफार्मर और बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पाया है। ट्रांसफार्मर आ गया है, कनेक्शन के लिए एप्लीकेशन दिया हुआ है बिजली विभाग को। बहुत जल्दी उनका जब कनेक्शन हो जाएगा तो वहाँ की जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। एक इलाका है उर्दू बाजार वार्ड में कागदी महल, जहाँ कुछ ऊंचाई पर है, पानी की समस्या है। वहाँ पर भी एक नया ट्यूबवेल 10 हॉर्स पावर का लगाने का टेंडर हो गया है। टेंडर प्रक्रिया में चल रही है। हम उम्मीद करते हैं कि 2 महीने के अंदर वो भी ट्यूबवेल जनता को समर्पित हो जाएगा। अच्छा, एक महत्वपूर्ण ये है, सबसे बड़ा जोर शोर से 2 विषय उठाए जा रहे हैं। कुछ दिनों में मानसून आएगा और पानी बरसेगा, ये सब जानते हैं। नगर पालिका की तैयारी क्या है? सबसे बड़ी है जो जल निगम ने पूरे शहर की सड़कों को खोद डाला है। अधिकांश जगहों पे आप भी जाते हैं, आपने कंप्लेन भी कई बार की है। तो इस पे जो है कैसे, और नालों की सफाई, 2 बड़े मुद्दे हैं। इस पे जनता इस पे जानना चाहती है कि नगर पालिका की तरफ से किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। नगर में कुल 34-35 बड़े छोटे नाले हैं जिस पर सफाई का काम शुरू हो गया है। कर्मचारी अधिकतर हमारे आउटसोर्सिंग के हैं। आउटसोर्सिंग के कर्मचारी जो है कभी बहुत नागा भी कर देते हैं, कभी 10 कर्मचारी में से 8 ही आते हैं, कभी 6 आते हैं, कभी 5 आते हैं। लेकिन हमारा एक शेड्यूल बन गया है और उस शेड्यूल पर
हमारे अधिकारी काम करवा रहे हैं और काफ़ी जगह पर जेसीबी लगा के भी नाले को तली से निकाला जा रहा है, जो कई सालों बाद ऐसा हो पाया है। तो हम नालियों की सफाई करवा रहे हैं इसीलिए कि नालियों की सफाई करने में हम बस आने वाले बरसात में किसी को तकलीफ़ न हो, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है वो अतिक्रमण है। अतिक्रमण बहुत से लोग नाले को पाट कर अतिक्रमण कर लिए हैं, सीढ़ी बना लिए हैं, मकान बनवा लिए हैं। ऐसे जगह दिक्कत आती है, जो जनता को इस चीज़ में अपने को भी खुद आगे आना चाहिए कि इस प्रकार के जो भी अतिक्रमण लोग हैं उनको स्वयं हटा लेना चाहिए। नगर पालिका तमाम शहर की नालियों को ढक दी है, इसीलिए कि नहर की नालियों में ना प्लास्टिक और अनावश्यक चीज़ें न जाएं और बेहतर ढंग से नगर के लोग अपने जीवन को सुरक्षित कर सके, बदबू न आवे। फिर भी जो नाले अभी तक ढके न गए हैं उसको भी ढकने के लिए प्रयास हम लोग टेंडर निकालने का कर रहे हैं। जैसे ही धन उपलब्ध होगा, जितनी खुली नालियां हैं सबको ढकने का प्रयास होगा। नालियों की सफाई का काम चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि बरसात में इस प्रकार के वाटर लॉगिंग की समस्या से आने से हम लोग को निजात मिलेगी। जहाँ तक सीवर का प्रश्न है, सीवर गाजीपुर की बहुत तायत मांग थी पिछले 30-40 सालों से कि गाजीपुर में सीवर प्रणाली लागू हो। इस दिशा में बहुत बार प्रयास किया गया, लेकिन 2014 के बाद जब केंद्र में मोदी जी की सरकार भाजपा के नेतृत्व वाली बनी है, उसी के बाद हमारा सीवर की बात आगे बढ़ी है। और सीवर की बात जब आगे बढ़ी तो सीवर का प्रोजेक्ट हमारा पास हुआ। 200 कुछ करोड़ की लागत से सीवर का काम जो शुरू हुआ है, उसकी कार्यदायी एजेंसी जल निगम है और कार्यदायी संस्था जल निगम है और कार्यदायी एजेंसी कोई बाहर की कंपनी है। उसने गाजीपुर में काम शुरू किया। उसने 3 जोन में बांटकर, जोन 3, जोन 2, जोन 1, 3 जोन में बांट के गाजीपुर का काम किया जा रहा है। लेकिन उनके कार्यों से हम लोग बहुत असंतुष्ट थे, हैं भी। आज के डेट में काफ़ी सुधार हुआ है उनके कामों में। वो जहाँ जहाँ खोद के 7-6 महीना छोड़ देते हैं, सड़क नहीं बनती है, आम जनता को परेशानी होती है और वो नगर पालिका की छवि धूमिल होती है। इसलिए हमने गाजीपुर के यशस्वी जिलाधिकारी श्रीमान मंगला प्रसाद सिंह जी से निवेदन किया था। उन्होंने बहुत ही औचक इच्छा करके जल निगम वालों को बहुत सख्त हिदायत की है कि जल्दी से जल्दी गाजीपुर में जो सड़कें खोदी गई हैं उसको बनवाई जाए, ताकि आम जनता को तकलीफ से मुक्ति मिल सके। इस दिशा में हम भी प्रयासरत हैं। उनसे भी रोज हमारे उनके अधिकारियों से बात होती है। हम उनको बताते रहते हैं कि फला वार्ड की फला गली अभी तक नहीं बनी है, फला वार्ड की फला गली नहीं बन रही है। उन्होंने कहा है कि हम बरसात के पहले अधिकतर सड़क बनाने का काम कर देंगे। एक ज्वलंत मुद्दा है, 2012 से लेकर 2022 हो गया स्वकर। पिछले दिनों भी बैठक जो हुई थी उसमें भी ये मुद्दा उठा। आपने कई बार वादे भी किए कि इसको निपटाया जाएगा। इतना बड़ा भार जनता पे हो गया है, कैसे इससे निपटेंगे? कि नगर पालिका के चुनाव में भी एक तरह से देखा जाए तो विपक्ष इसको जोर शोर से उठाएगा। क्या इस पे जनता को किस तरह से समझाना चाहते हैं? जिस समय ये स्वकर प्रणाली लागू हुई उस समय हम लोग, जैसे मैं 2012 में आया, जैसे मैं 2012 में 5 जुलाई या 6 जुलाई 2012 को शपथ लिया था, उसके पहले गाजीपुर में स्वकर प्रणाली लागू हो गई। स्वकर प्रणाली का जो नियम बना था वो बसपा की जो उत्तर प्रदेश में 2007 से 2012 में सरकार थी, उस सरकार के ज़माने में वो नियम बना था। वो नियम बाइलाज बना के शासन ने गाइडलाइन भेज दिया और रेटों का निर्धारण, जो दर था उसका निर्धारण स्थानीय स्तर पर होना था। स्थानीय स्तर पर जो दरों का निर्धारण हुआ वो बहुत ज़्यादा था। उस समय के तत्कालीन अधिकारियों ने इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया। अखबार में विज्ञापन कराया, अखबार के विज्ञापन में आम जनता को इस बात समझ में नहीं आया कि क्या ये बला है। उसने कोई आपत्ति नहीं की। जो शासन ने गाइडलाइन दिया था उसके अनुसार उस समय का प्रशासन जो है उसको सरकारी गजट करा के लागू कर दिया। जब 2012 में हम लोग सत्ता में आए, उसके बाद 2013 में ये बातें उठने लगे कि ये क्या हुआ, ये तो टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया। 2013 के मई 13 या जून 13 में ही एक पहला प्रस्ताव बोर्ड में पास किया गया था कि शासन जो इतना रेट तय की है ये बहुत ज़्यादा है। गाजीपुर की गरीब जनता है, गाजीपुर के लोग इतना टैक्स नहीं दे सकते हैं। गाजीपुर में शहर में अधिकांश लोग
देहातों से आकर अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए शहर में निवास करते हैं, और वो लोग इतना टैक्स देने की स्थिति में नहीं है। उस समय गाजीपुर में मूलभूत आवश्यकताओं की भी कमी थी, इसलिए 50% स्वकर कम किया जाए। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, नहीं हो पाया। बाद में योगी जी की सरकार जब आई, योगी जी ने यहाँ के मंच पर घोषणा की थी कि स्वकर की विसंगतियों को हम दूर करेंगे, और उसी निमित्त बोर्ड की बैठक में ये प्रस्ताव पास करके स्वकर के हमारे जो वायदे थे उसको हमने पूरा करने का काम किया। 29 दिसंबर 2021 को बोर्ड की बैठक ने सर्वसम्मत से निर्णय लिया कि स्वकर की दर प्रचलित दरों में 50% की कमी एवं व्यावसायिक दर जो 12 गुना था उसको घटा के 6 गुना करने का फैसला लिया गया। उस फैसले के तहत जो कुछ कानूनी कार्यक्रम होते हैं सरकारी गजट कराने का, उसकी प्रक्रिया चुनाव आचार संहिता की वजह से नहीं हो पाई या थोड़ी बहुत अधिकारियों की लापरवाही से नहीं हो पाई। अब वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। हम उम्मीद करते हैं कि महीना 1.5 महीना के अंदर स्वकर के जो घटे हुए दाम है वो लागू होकर जनता से पैसे के वसूली की कार्रवाई शुरू हो जाए। तो क्या कितनी किस्तों में आप वसूलेंगे? जनता को जैसी सुविधा हो। अगर 10 साल का बाकी है, जनता चाहती है कि हम 3 साल का देंगे तो हम 3 साल का लेंगे। आज तक हमने कोई आस ही नहीं काटी है। हमने जनता को आश्वासन दिया था कि हम स्वकर कम कराएंगे, और उस आश्वासन को पूरा करने का काम किया, ऐतिहासिक काम किया। हमने बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया है स्वकर के रेटों को कम करने में, और जनता भी इस चीज़ को बहुत उत्साह से देख रही है और उत्साह भी दी है कि नहीं आपने बहुत अच्छा काम किया है। और उस अच्छा काम को अब महीना 1.5 महीना में परिणत का रूप हो जाएगा, और जनता से जो घटे हुए रेट हैं उससे हम टैक्स की वसूली शुरू करेंगे। चलिए, अगला सवाल यह है कि 2022 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी सदर ही नहीं 7 सीट हार गई। सदर को लेकर चर्चा थी कि यह सीट जीत जाएगी, और आप भी अपनी उम्मीदवारी दावेदारी ठोक रहे थे, लेकिन आपको टिकट नहीं मिला। बड़ा मेहनत किए थे। सदर में कम वोटों से 1500-1600 करीब वोटों से हारे हैं। क्या कहीं नगर पालिका क्षेत्र में कहीं चूक रह गई है कि कहीं और है? क्या इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं तो आज संगीता जी प्रदेश सरकार में मंत्री रहती हैं और इस क्षेत्र का विकास, क्या इसको कैसे समझते हैं? भारतीय जनता पार्टी पहले से भी गाजीपुर में बहुत सतर्क थी, और गाजीपुर जिले की 7 विधानसभा में पार्टी के लेवल पर भी गाजीपुर सदर विधानसभा 1 नंबर माना जाता था, और हम लोग को उम्मीद भी थी कि गाजीपुर हम लोग जीतेंगे। प्रत्याशी की घोषणा के बाद लोगों में गुस्सा था। लोगों के बीच संगीता जी का उतना नहीं पहुंच पाना, ये इस बात की जनता को नाराजगी थी। फिर भी उस नाराजगी को पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत करके, सभी बूथ स्तर के कार्यकर्ता हो चाहे पदाधिकारी स्तर के कार्यकर्ता हो, सभी ने बहुत मेहनत करके लोगों को समझाने का काम किया, और उस समझाने में हम सफल भी हुए। हम जितना वोट पिछली बार पाए थे उससे कम वोट नहीं पाए। हमारा वोट जो बसपा का वोट था वो वोट ट्रांसफ़र हो गया सपा पर, जिसकी हमको उम्मीद नहीं थी। गाजीपुर में त्रिकोणात्मक लड़ाई थी, सपा भाजपा बसपा की। बसपा गाजीपुर शहर में 2017 में 13,000 वोट पाई थी, और इस बार की विधानसभा में 2900 वोट पाई है। तो जो फर्क का 11,000 वोट है वो वोट सपा पर चढ़ गया, वो भाजपा पर नहीं आया। या ऐसा कहा जाता है कि 22 वोट भी डाइवर्ट हुए हैं सपा पे? ऐसा है नहीं, बस परंपरागत वोट है भाजपा का, हमेशा रहता है। स्वाभाविक रूप से जिस जात का कोई व्यक्ति खड़ा होता है उस जात के मतदाता थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तो प्रभावित होते हैं, और उसी का नतीजा था कि 1000-2000 वोट हमारे जो वैश्य समाज के लोग थे वो कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित होकर सपा के पक्ष में वोट डालें, और उसके वजह से हमारा थोड़ा सा वोट के अंतर से हमारी स्थिति बनी। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल भाजपा के परंपरागत वोट से हम चुनाव हारे। हमको कई वर्गों का वोट नहीं मिल पाया नाराजगी के कारण, जिससे हमको भारी नुकसान होना।
तो एक यह भी आरोप लगता रहा है कि कहीं न कहीं जिस ढंग से 2017 में आपने मेहनत की थी विधानसभा चुनाव में, इस बार थोड़ा सा कम जो है किया, इसलिए भी चुनाव जो है संगीता जी नहीं, ऐसा नहीं है, ये आरोप एकदम निराधार है। हम भारतीय जनता पार्टी को उस समय के कार्यकर्ता हैं जिस समय लोग हंसी उड़ाते थे जनसंघ भारतीय जनता पार्टी की। सन 80 में जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, तब से हम विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन किए हैं, और कभी कोई मेरे ऊपर ये बात कह ही नहीं सकता है कि विनोद अग्रवाल भाजपा से हट के भी किसी के साथ हो सकते हैं। बहुत से निजी संबंधों को हमने त्यागा। अमिताभ अनिल दुबे गाजीपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस से, और हमारे पिताजी और अमिताभ अनिल दुबे के पिताजी साथ के जनेऊ भाई हैं। हमारे दादा गजानंद जी और दलसिंगार दुबे जी साथ में कांग्रेस में काम किए हैं। हमारे दुकान के ऊपर कांग्रेस का कार्यालय हुआ करता था, जहाँ कई महीने तक दलसिंगार दुबे रहते थे, और उस समय हमारे भारतीय जनता पार्टी के गंगापुर के प्रत्याशी डॉक्टर विजू सा पांडे थे। लेकिन चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, और लोग हंसी उड़ाते थे। बहुत कम वोट हम लोग को मिला था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर पार्टी के प्रति वफादार नहीं है तो वो भाजपा का कार्यकर्ता हो ही नहीं सकता है। इसको हम चैलेंज के साथ कह सकते हैं। जो भाजपा का कार्यकर्ता नहीं होगा वही परिस्थिति के अनुसार लोगों को वोट देता है। जो भाजपा का कार्यकर्ता होगा, कट्टर होगा, वो केवल और केवल कमल देखता है, वो दूसरा चिन्ह देखता ही नहीं, ना दूसरा प्रत्याशी देखता है। एक और चीज़ है, क्या बोलते हैं उसको, कि चुनाव नज़दीक है, आपका क्या 2022 की कैसी होगी गाजीपुर नगर पालिका, जो 5 साल का जो एजेंडा है? 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर की नगर पालिका परिषद पर कब्जा करेगी, इसमें कोई संशय नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से लोग प्रभावित हैं, केंद्र और प्रदेश की सरकारों के कार्यों से लोग प्रभावित हैं, और गाजीपुर नगर पालिका परिषद ने जिस जिम्मेदारी का निर्वहन किया है, जिस आवश्यकता के साथ जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रख के जिस प्रकार का काम किया गया है, जनता खुश है। जनता चाहती है कि पुनः भारतीय जनता पार्टी का नगर पालिका पर कब्जा हो, इसलिए हम इस बार पहले से भी ज़्यादा सभासदों की संख्या लेकर गाजीपुर नगर पालिका को कब्जा करेंगे। आप चुनाव लड़ेंगे कि मैडम लड़ेंगे? पार्टी जिसको टिकट देगी वो चुनाव लड़ेगा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, करीब साल भर से कुछ कई बार आपके ऊपर आरोप भी लगे अनियमितताओं की, कि नगर पालिका क्षेत्र में जो विकास कार्य हुए हैं उसमें कुछ गड़बड़ी की गई है, कुछ धांधली की गई है, क्या उसको कैसे देखते हैं? आरोप लगाने वाले लगाते हैं। राजनीतिक जीवन में बिना आरोप का कोई राजनीति कर भी नहीं पाता है। एक स्वभाव है विरोधियों को आरोप लगाने का, और आरोप लगाने को कोई रोक भी नहीं सकता है। फिर मैं अपने ओवर कॉन्फिडेंस से ये बात कह सकता हूँ कि मेरे अपने संज्ञान में जितनी बातें आई हैं, जितनी फाइलें आई हैं, हम बेहिचक पूरी तत्परता और निष्पक्षता से उस फाइलों का निपटारा किए हैं। हमने कोई गलत काम नहीं किया है, न जनता का कोई धन लूटा है, न कोई सरकारी ज़मीन को लूटा है। हमने पूरी ईमानदारी के साथ नगर पालिका के क्षेत्र की नागरिकों की सेवा की है। आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, आरोप प्रत्यारोप में कोई दम नहीं। बहुत धन्यवाद। आप थे धन्यवाद नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि विनोद अग्रवाल जी। आपने सभी सवालों का बहुत ही चतुराई से जवाब दिया, और आपने जनता से वादा किया कि इस बार अगर पार्टी उन्हें प्रत्याशी बनाएगी तो वह फिर गाजीपुर को पूरे उत्तर प्रदेश में एक मॉडल विधानसभा नगर पालिका के रूप में प्रस्तुत करेंगे। हम अगला इंटरव्यू समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से करेंगे। धन्यवाद।